Hello everyone, welcome to the second lecture of WEC Art of Being Happy. So VSC में Art of Being Happy या WEC में Art of Being Happy it is a part of the syllabus of DU currently and NEP में Value Addition course already होता है. तो जहाँ जहाँ NEP implement हुई है वहाँ पर अगर आपने ये कोर्स लिया है तो this lecture will be helpful to you. इसका एक और पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हो. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 इंडोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ हैप्पीनेस. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पंचकोश थ्योरी एंड आइडिया ऑफ वेलबींग. सेकेंड इज आइडिया ऑफ सेल्फ एंड अदर. थर्ड इज हायरार्की एंड स्टेजेस ऑफ हैप्पीनेस. अगेन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पंचकोश थ्योरी. ठीक है, जो मेन पार्ट है इस यूनिट का. आइडिया ऑफ सेल्फ एंड अदर्स पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. ऑल्दो द टर्म इज़ नॉट वेरी ऑफन यूज्ड. ठीक है, सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेल्फ हैप्पीनेस के बारे में. ऑल्दो द टर्म इज़ नॉट वेरी ऑफन यूज्ड, इट रेफर्स टू द सेंस ऑफ हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन विद वंस सेल्फ. It is often associated with self-confidence, self-esteem and other concepts that marry the self with happy content and feeling content and happy. ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है देख लेते हैं एक बारी. ये जो टर्म है ना सेल्फ हैप्पीनेस या हमारे बारे में, ठीक है, ये कब यूज़ होती है जब एक इंसान अपने बारे में बात करता है. और एक इंसान इंडिविजुअली कब खुश होता है. एक तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे 4 एप्स. क्या पढ़े थे? फ्रेंड्स, फैमिली, फेथ एंड फुलफिलिंग वर्क. तो यहाँ पर क्या है, अगर इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, सेल्फ एस्टीम होगी, ठीक है, और जो भी सेल्फ के अंदर आती हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ें, ठीक है, वो सब अगर इंसान में एक प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, तो ही विल फील कंटेंट एंड हैप्पी. ठीक है, इन जनरल इट मीन्स दैट यू आर प्लीज्ड विद योर सेल्फ एंड योर चॉइसेस एंड विद द पर्सन दैट यू आर. मतलब आप अपने आप से पूरी तरह से खुश हो. कुछ लोग होते हैं ना जो अपने आप से खुश नहीं होते, मतलब उनको चाहिए होता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, ये वाला क्वेश्चन होता है उनके माइंड में. सो अगर आप ऐसे नहीं हो, सो दिस मीन्स यू आर सेल्फ हैप्पी. यस, यू फील कंटेंट विद योर सेल्फ, यू फील हैप्पी विद योर सेल्फ, है ना. तो ये है आइडिया ऑफ सेल्फ. जब भी अदर्स का आएगा तो हम वो सोशल वाली पॉइंट ऑफ व्यू ले आएंगे. ठीक है, इसके अलावा 2 टर्म्स होती हैं साइकोलॉजी में, ये आपके सिलेबस में नहीं है बट क्योंकि अराउंड चलता है तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी. हेडोनिया एंड यूडाइमोनिया. एंशियंट ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल डिफ्रेंशिएटेड द वेराइटीज़ ऑफ हैप्पीनेस. ये वेराइटीज़ ऑफ हैप्पीनेस हैं, हेडोनिया और यूडाइमोनिया. ठीक है, तो हेडोनिया क्या है? प्लेजर. दिस इज़ द टाइप ऑफ हैप्पीनेस दैट इज़ एसोसिएटेड विद सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड डूइंग व्हाट मेक्स यू हैप्पी. तो ये हेडोनिया क्या है? ये वो हैप्पीनेस है जो कि किससे रिलेटेड है? आपकी खुद की सेटिस्फैक्शन से. आप जो हो, आप जो कर रहे हो, आप जिन लोगों के साथ रहते हो, आप सेटिस्फाइड हो और वो ही काम कर रहे हो जो आपको खुश करता है. तो जब भी हम हेडोनिया वर्ड यूज़ करेंगे तो आप हैप्पी हो क्योंकि आप सेल्फ सेटिस्फाइड हो. ठीक है, दूसरा आता है यूडाइमोनिया. ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है? दिस इज़ द टाइप ऑफ हैप्पीनेस दैट इज़ सेल्फ फुलफिलिंग. ठीक है, पहली वाली थी सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ये है सेल्फ फुलफिलिंग. It happens when you invest in yourself, when you seek what is important to you and what allows you to mold yourself into a better version of yourself. Eudaimonia कब होता है? एक में तो आप सेटिस्फाइड हो आप जो कर रहे हो. यूडाइमोनिया है सेल्फ फुलफिलिंग. जब आप अपने आप पे ना वर्क भी कर रहे हो, ठीक है, आप अपने आप पे वर्क कर रहे हो और आप ढूंढ रहे हो कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है. हर इंसान की ना प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं. कुछ लोगों के लिए फैमिली इंपॉर्टेंट होती है, कुछ लोगों के लिए वर्क इंपॉर्टेंट होता है ना, कुछ लोगों के लिए हॉबीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं. सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं. कुछ लोगों के लिए मनी इंपॉर्टेंट होती है सिर्फ. सो आप पता कर रहे हो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं. आप अपने आप पे काम कर रहे हो और आप अपने आप को आप इस तरह का वर्क कर रहे हो जो आपके एक बेटर वर्जन में आप बदल सको, है ना. तो तब जो टर्म यूज़ होती है यूडाइमोनिया. ठीक है, तो फर्स्ट इज़ हेडोनिया. दिस इज़ द टाइप ऑफ हैप्पीनेस दैट इज़ एसोसिएटेड विद सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड डूइंग व्हाट मेक्स यू हैप्पी. एंड यूडाइमोनिया इज़ दिस इज़ द टाइप ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट इज़ सेल्फ फुलफिलिंग. ठीक है,
या दैट इज़ एसोसिएटेड विद सेल्फ फुलफिलिंग. It happens when you invest in yourself, when you see what is important to you and what allows you to mold yourself into a better version of yourself. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. पंचकोश थ्योरी एंड आइडिया ऑफ वेल बींग. अब डायग्राम में देख सकते हो 5 कोश होते हैं. पंचकोश मीन्स 5, पंच वर्ड मीन्स 5. ठीक है, तो सबसे पहले आता है अन्नमय कोश, फिर आता है प्राणमय कोश, फिर आता है मनोमय कोश, उसके बाद विजननमय कोश, इसको विज्ञानमय कोश भी बोलते हैं. मैंने जो किया था विजननमय कोश किया था, विजननमय कोश. फिर आता है आनंदमय कोश. सबसे पहले अनामय कोश, दिस द फिजिकल बॉडी, ये फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है. फिर है प्राणमय कोश, ये वाइटल एनर्जी से रिलेटेड है. फिर है मनोमय कोश, द मेंटल शीट इन काम्पास, ये इमोशंस, हमारा जो मेंटल रिल्म होता है ना पूरा, उससे रिलेटेड है. फिर है विजननमय कोश, ये विजडम शीट है. जब हमारे मेंटल स्टेटस सही होता है, हम इमोशनली ठीक होते हैं, तो हम ना वाइज बन सकते हैं. तो वो विजडम वाला जो पार्ट आता है वो आता है विजननमय कोश में. और लास्ट स्टेज होती है आनंदमय कोश. इसको बोलते हैं ब्लिस शीट. ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द डीपेस्ट एस्पेक्ट ऑफ द सेल्फ वेयर वन एक्सपीरियंसेस प्रोफाउंड पीस एंड यूनिटी. इस कोश में आने के बाद यू फील प्रोफाउंड पीस एंड यूनिटी. ठीक है, सबसे पहले फिजिकल बॉडी का ध्यान रखेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे, फिर मेंटल पीस का ध्यान रखेंगे, फिर विजडम गेन करेंगे. उसके बाद में हम एक पीस वाली स्टेज पे पहुंचते हैं. ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू पंचकोश थ्योरी है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अनामया कोश आप देख सकते हो, सबसे ऊपर अनामया कोश है, फिर प्राणामया कोश है, फिर मनोमया कोश है, फिर विजननमया कोश है या विज्ञानमया कोश है, जो भी है. ठीक है, और फिर है आनंदमय कोश. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनामया कोश. द अनामया कोशा इज़ द कंसेप्ट फ्रॉम हिंदू फिलोसफी एंड वेदांतिक थॉट, स्पेशली फ्रॉम तैत्तिरीय उपनिषद. एक उपनिषद होते हैं, हिंदू स्क्रिप्चर्स का पार्ट होते हैं उपनिषद. इनके डिटेल में नहीं जाऊँगी, पर ये जो ये कोश वाली थ्योरी है ना, तैत्तिरीय उपनिषद से ली गई है. TAITTI, तैत्तिरीय. ठीक है, उपनिषद से ली गई है. इट रेफर्स टू द आउटर मोस्ट लेयर और द शीथ ऑफ द सेल्फ अकॉर्डिंग टू द पंचकोश या 5 शीथ्स मॉडल. पंचकोश को इंग्लिश में 5 शीथ मॉडल कहते हैं, शीथ. ठीक है, इन संस्कृत अनामया मीन्स कंपोज्ड ऑफ फूड और सस्टेनेंस. ठीक है, देयरफॉर अनामया कोश इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज फूड शीट. इसको फूड शीट भी बोलते हैं, फिजिकल शीट बोलते हैं. इट रिप्रेजेंट्स द फिजिकल बॉडी. ये इंपॉर्टेंट है कि ये रिप्रेजेंट क्या करता है. ये रिप्रेजेंट करता है फिजिकल बॉडी इंक्लूडिंग द ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड सिस्टम्स दैट सस्टेन लाइफ एंड आर नरिश्ड बाय फूड. ठीक है, इसको इसीलिए फूड शीट भी बोलते हैं क्योंकि फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, और हमारी जो फिजिकल बॉडी है किसके थ्रू सस्टेन होती है, फूड के थ्रू, इसलिए इसको फूड शीट भी बोलते हैं. ठीक है, सेकेंड आता है प्राणमया कोश. द प्राणमया कोश इज द सेकेंड शीट और लेयर ऑफ द सेल्फ अकॉर्डिंग टू द पंचकोश या 5 शीट्स मॉडल इन हिंदू फिलोसफी, पर्टिकुलरली फ्रॉम टेक्स्ट लाइक द तैत्तिरीय उपनिषद. वही वाली लाइन फिर से आ गई. हियर्स एन ओवरव्यू ऑफ प्राणमया कोश. इसकी मीनिंग क्या है. संस्कृत में जो प्राणमय है वो डिराइव किया गया है प्राणा वर्ड से. ठीक है, इसका मतलब होता है वाइटल एनर्जी और लाइफ फोर्स. ठीक है, देयरफॉर प्राणमय कोश इज ऑफन रेफर्ड टू एज द वाइटल एनर्जी शीट और एनर्जी बॉडी. ठीक है, प्राणा वर्ड का मतलब वाइटल एनर्जी होता है और लाइफ फोर्स होता है. ठीक है, तो प्राणमय कोश का मतलब होता है वाइटल एनर्जी शीट. ठीक है, प्राणमय कोश encompasses the vital energies that animate the physical body. ये वो एनर्जीज़ को रेगुलेट करता है, ये वाला कोश, जो फिजिकल बॉडी परफॉर्म करती है एक तरह से. देखते हैं. इट इंक्लूड्स द फ्लो ऑफ प्राण मीन्स लाइफ फोर्स, जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है वो फंक्शंस. ठीक है, थ्रू चैनल्स नोन एज नाड़ीज एंड सेंटर्स कॉल्ड चक्रास. जो हमारा जो ये एंशंट स्क्रिप्चर्स हैं जिससे ये लिया गया है प्राणमय कोश, उसमें एक कंसेप्ट है कि जो प्राण है वो फ्लो करता है नाड़ी के थ्रू, नाड़ीज़ के थ्रू. अलग अलग नाड़ी होती हैं एंड सेंटर्स, और सेंटर्स होते हैं जिनको बोलते हैं चक्रास. ये चक्रास भी आप पढ़ सकते हो, आप देख सकते हो कहीं पे. प्राणा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस सच एज ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डाइजेशन एंड ओवरऑल वाइटैलिटी.
ठीक है। हमारी बॉडी के फंक्शन परफॉर्म करता है, जो कि मैंने कहा फिजिकल बॉडी जो परफॉर्म करती है फंक्शंस, उनसे रिलेटेड है प्राणमया कोश। ठीक है, फिर आता है फंक्शन क्या है इसका। दिस शीट रेगुलेट्स द बैलेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राणा थ्रू आउट द अनामया कोश, यानी कि फिजिकल बॉडी। इट इन्फ्लुएंसेस फिजिकल हेल्थ, मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड ओवरऑल वेल बींग। अब इसको सही कैसे रख सकते हो प्राणमया कोश को। प्रैक्टिसेस सच एज प्राणायाम, जिसका मतलब होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा एंड मेडिटेशन एम टू बैलेंस एंड स्ट्रेंथन द प्राणमया कोशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राणमया कोशा, रोल इन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है। अंडरस्टैंडिंग एंड हार्मोनाइजिंग द प्राणमया कोशा इज क्रूशियल फॉर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स डीपर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस। स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए प्राणमया कोश को समझना, यानी कि अपनी बॉडी के फंक्शंस को समझना और उन्हें अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाय कल्टिवेटिंग अवेयरनेस ऑफ प्राणा एंड इट्स मूवमेंट, प्रैक्टिशनर सीक्स टू ट्रांसेंड फिजिकल लिमिटेशंस एंड अचीव हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मनोमया कोश। थर्ड पे आता है मनोमया कोश। मनोमया कोश जो है थर्ड शीट और लेयर ऑफ द सेल्फ है अकॉर्डिंग टू पंचकोश थ्योरी या 5 शीट मॉडल इन हिंदू फिलोसफी। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है। मनोमया इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड मनस, मनस विच मीन्स माइंड। ठीक है, देयरफॉर मनोमया कोश इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज द मेंटल शीट और इमोशनल शीट, क्योंकि माइंड को रिप्रेजेंट करता है इसलिए इसको इंग्लिश में मेंटल शीट या माइंड के थ्रू क्या होता है, इमोशंस होते हैं तो इमोशनल शीट बोलते हैं। ठीक है, नेचर। मनोमया कोश इनकम्पासेस द मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ये कोश क्या दिखाता है, मेंटल और इमोशनल एस्पेक्ट्स दिखाता है एक इंसान के, जो जो कि क्या क्या होते हैं, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, डिज़ायर्स, मेमोरीज एंड द एंटायर रेल्म ऑफ साइक। ठीक है, जितनी भी माइंड से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब मनोमया कोश में आती हैं। दिस शीट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परसेप्शन, कोइग्निशन एंड द प्रोसेसिंग ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड के थ्रू ट्रेवल करती है वो सब मनोमया कोश में आती है। ठीक है, उसके बाद में फंक्शन। फंक्शन क्या है मनोमया कोश का। मनोमया कोश प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग आर परसेप्शंस ऑफ रियलिटी एंड आर रिस्पॉन्सेज टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। इट इन्फ्लुएंसेस आर मेंटल स्टेट, इमोशनल वेल-बीइंग एंड द क्वालिटी ऑफ आर थॉट्स। ठीक है, प्रैक्टिसेस सच एज मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड माइंडफुलनेस एम टू कल्टिवेट अवेयरनेस एंड मास्टरी ओवर द मनोमया कोश। मनोमया कोश किस चीज़ में, हमारा जो परसेप्शन है, चीज़ों को देखने का तरीका है, नज़रिया है, और हम किस चीज़ पे कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, वो सब मनोमया कोश जो है वो रेगुलेट करता है। वो हमारी मेंटल स्टेट को इन्फ्लुएंस करता है। इमोशनल वेल-बीइंग, हम इमोशनली कितने सही हैं ये भी बताता है। एंड द क्वालिटी ऑफ आवर थॉट्स, और हमारे थॉट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, वो सब मनोमया कोश से होते हैं। अगर मनोमया कोश अकॉर्डिंग टू दिस पंचकोश थ्योरी अगर बिगड़ जाता है तो क्या होगा, हमारी मेंटल स्टेट सफ़र करेगी। ठीक है, प्रैक्टिसेस सच एज मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड माइंडफुलनेस कल्टिवेट अवेयरनेस एंड मास्टरी ओवर द मनोमया कोश। Of relationship with other koshas, Manomaya kosh is subtler than Anandmaya, Anamaya and Pranmaya kosh. ठीक है, but more tangible than deeper layers of Vijnanmaya कोश and आनंदमय कोश। मनोमय कोश जो है वो बेटर है, मतलब वो है सबटलर है अन्नमय और प्राणमय कोश से, पर बाद ये पहले आता है किनसे, विजननमय कोश और आनंदमय कोश से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में क्या रोल है पढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड हार्मोनाइजिंग द मनोमया कोश इज एसेंशियल फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन। By observing and understanding workings of the mind, individuals can transcend mental limitations, achieve inner peace, and connect with the deeper layers of consciousness. अगर हमारा मनोमया कोश सही है तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में वो बहुत हेल्प करता है। ठीक है, और वो कैसे सही हो सकता है, अगर हम अपने माइंड की वर्किंग को समझ सकें। ठीक है, अपने माइंड की लिमिटेशंस को समझ सकें, मतलब अपने माइंड मेंटल स्टेट से जुड़ी चीज़ें हम समझ सकें। ठीक है, तो हमें इनर पीस मिलेगा और हम और कॉन्शियसनेस के लेवल में जाएंगे। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट किससे रिलेट करता है, हमारे वैदिक स्क्रिप्चर से रिलेट करता है, एंशियंट टेक्स्ट से रिलेट करता है, तो ये उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं सारी। इन एसेंस द मनोमया कोश रिप्रेजेंट्स द फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल,
dimension of the self encompassing thoughts, emotions, and the intricate working of the mind. It serves as a bridge between physical aspects of existence and the deeper realms of wisdom and spiritual awareness. ठीक है। मनोमया कोश क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है हमारे किस तरह के थॉट्स होंगे, इमोशंस होंगे और हमारा माइंड कैसे वर्क करेगा। तो इसका सही होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब ये ठीक होता है तो फिर जो फोर्थ लेवल आता है वो आता है विजनन मया कोशा। विजनना मया कोशा, स्पेलिंग देख लेना, विजनन फिर एक ए आएगा फिर मया कोशा। ठीक है, इट इज़ द फोर्थ शीट और लेयर ऑफ द सेल्फ अकॉर्डिंग टू पंच कोश मॉडल इन हिंदू फिलॉसफी। और ये भी कहाँ से डिराइव किया गया है? वहीं से डिराइव किया गया है, तैत्तरीय उपनिषद से। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है संस्कृत में? ये विजनना मीन्स इंटेलेक्ट और विजडम। ये संस्कृत वर्ड विजनना से वो लिया गया, डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है इंटेलेक्ट और विजडम। इसीलिए इसको विजडम शीट भी बोलते हैं या इंटेलेक्चुअल शीट भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, नेचर क्या है? विजननमया कोशा encompasses the higher intellect, intuition and the capacity for deeper understanding। ये हमारी हायर इंटेलिजेंस, इंट्यूशन यानी कि किसी चीज़ का आभास हो जाना कि ये हमारे लिए सही है या नहीं है ना, हमारे मन को लगता है ना कभी कभी, तो वो इंट्यूशन एंड द कैपेसिटी फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग, और चीज़ों को गहराई से समझने की जो क्षमता है उस पर वर्क करता है। इट ट्रांसेंड्स द रेलम ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस टू एसेस हायर कॉग्निटिव फंक्शंस एंड स्पिरिचुअल इंसाइट्स। इसका फंक्शन क्या है? दिस शीट इज एसोसिएटेड विद रीजनिंग, डिस्क्रिमिनेशन, डिसीजन मेकिंग एंड द एबिलिटी टू grasp abstract concepts. It enables individuals to reflect on their experiences, learn from them, and make informed choices that align with their values and spiritual aspirations. ये शीट किससे रिलेटेड है? रीजनिंग, हमारी तर्क क्षमता से, हम चीज़ों में किस तरह से वो करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि गुड है, ये बैड है ना, और हमारा डिसीजन मेकिंग कैसा होगा, और हम जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रही उनको समझना। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है जैसे, है ना, हमें नहीं पता, पीछे पीछे से चल रहा है, तो हमको ये आइडिया लगना उस इंसान के बिहेवियरल से या बॉडी लैंग्वेज से या किसी भी तरह से पता लगाना कि ये चीज़ें ये है क्या, है ना, या ये कुछ भी हो सकता है। नॉलेज लेना जो अभी तक अवेलेबल नहीं है, वो सब विजनन मया कोश में आती है। इट इनेबल्स इंडिविजुअल्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्सपीरियंसेस। और ये वाला जो कोश है ये एक पर्टिकुलर पर्सन को उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे रिफ्लेक्ट करने की हेल्प करता है। ठीक है, वर्क करने का मदद करता है, और जो आपने एक्सपीरियंस किया या आपने जो डिसीजन लिए उनसे आप क्या लर्न कर सकते हो उसको गवर्न करता है। और वो चॉइसेस या वो डिसीजंस जो आपकी वैल्यूज़ के साथ और आपकी स्पिरिचुअल जो आपको लगता है कि आपके लिए सही है, मोरल वैल्यूज़ के साथ अलाइन होते हैं, वो लेने चाहिए, है ना, वो लेने में गवर्न करता है, वही सारी चीज़ें गवर्न करता है ये। तो दिस शीट इज़ एसोसिएटेड विद रीजनिंग, डिस्क्रिमिनेशन, डिसीजन मेकिंग एंड द एबिलिटी टू ग्रैस्प एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स। ठीक है, यही वाले इसके फंक्शंस हैं। अब आप देख लो इसको पॉज करके एक बारी, थोड़ा सा अलग है ये। फिर आ जाओ रिलेशनशिप विद अदर कोशास। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, जो हमने पहले 3 कोश पढ़े उनसे सब्टलर है, और इट सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन द आउटर लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द इनरमोस्ट एसेंस ऑफ द सेल्फ। ठीक है, यानी कि आनंदमय कोश के साथ ये एक ब्रिज की तरह हेल्प करता है मनोमय और आनंदमय कोश के बीच में। ठीक है, इसकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में क्या रोल है? अंडरस्टैंडिंग एंड इंटीग्रेटिंग द विजनन मया कोश इज क्रूशियल फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन। By cultivating wisdom and discernment, individuals can transcend mundane concerns, achieve a deeper self-awareness, and connect with universal truths. अगर आप विजडम यानी कि आप थोड़े वाइज हो जाते हो, है ना, और चीज़ों को डीपर लेवल पे समझने लगते हो, और यूनिवर्सल ट्रुथ्स होते हैं कुछ, है ना, वो समझने लगते हो, तो यू आर आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, किस तरह से? विजडम कल्टीवेट करने में, कल्टीवेट करके, है ना, ये सब चीज़ें हमें चाहिए होती हैं टू गेट इनर पीस अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट।
ठीक है। तो इसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में ये रोल है। ओवरऑल विजनन मया कोश क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटेलेक्चुअल एंड विजडम एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल्फ, फैसिलिटेटिंग डीपर अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल इंसाइट एंड इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज इनटू डेली लाइफ. It plays a pivotal role in guiding individuals toward higher states of consciousness and spiritual evolution. ठीक है, आज आगे आ जाओ। अब आता है आनंदमय कोश, ये फिफ्थ और लास्ट शीट है। ठीक है, और इसको इनर मोस्ट शीट भी बोलते हैं। ऑफ द सेल्फ अकॉर्डिंग टू द पंचकोशा मॉडल इन हिंदू फिलोसफी। इसकी जो मीनिंग है वो संस्कृत वर्ड से ही आती है, आनंद वर्ड से। आनंदा विच मीन्स ब्लिस और जॉय, देयरफॉर आनंदमय कोश इज ऑफन रेफर्स ट्रांसलेटेड एज ब्लिस शीट और जॉयफुल शीट। ठीक है, इसका नेचर क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द डीपेस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल्फ वेयर वन एक्सपीरियंसेस प्रोफाउंड पीस, हैप्पीनेस एंड यूनिटी। ठीक है, ये वो डीपेस्ट जो एस्पेक्ट्स होते हैं ना सेल्फ के, उनको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो कि क्या इस कोश के थ्रू हमें क्या मिलता है? पीस, हैप्पीनेस और यूनिटी, ये तीन चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं मेनली। ठीक है, क्या क्या? पीस, हैप्पीनेस एंड यूनिटी। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों को ट्रांसेंड करता है। फंक्शन क्या है इसका? दिस शीट इज एसोसिएटेड विद इनहेरेंट ब्लिस दैट अराइजेज विच वन कनेक्ट्स when one connects with their true essence or spiritual nature. It is not dependent on external circumstances, but it is an innate aspect of the self that becomes. It is not dependent on external circumstances, but it is an innate aspect of the self that becomes evident when the other koshas are harmonized and aligned. ठीक है, ये बाहरी चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, पर जब बाकी के चारों कोश अलाइन हो जाते हैं तो ये हमारी जो इनर सेल्फ है उसको, ट्रू इनर सेल्फ को दिखाता है। ये किस किस चीज़ से एसोसिएटेड है? इनहेरेंट ब्लिस। ठीक है, उससे ये रिलेटेड है, इसका फंक्शन यही है बेसिकली। ठीक है, इसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में क्या रोल है? By transcending the limitations of the outer koshas and realizing one's true nature as a blissful conscious, individuals achieve liberation and unity with the divine. ठीक है, और किसी भी हिंदू फिलॉसफी के अकॉर्डिंग आनंदमय कोश को अचीव करना यानी कि द स्टेट ऑफ पीस, हैप्पीनेस, ठीक है, उस स्टेट को अचीव करना ही ह्यूमन लाइफ का या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, ठीक है, अल्टीमेट गोल होता है हमारा। ठीक है, कि हम आनंदमय कोश तक पहुंच पाए। पहला वो होता है अनामया कोश, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, फिर उसके फंक्शन का ध्यान रखो, फिर मेंटल स्टेट का ध्यान रखो, उसके बाद वाइस, विजडम, वो सारी चीज़ें आती हैं, और लास्ट में जो स्टेज आती है वो होती है आनंदमया कोश। ठीक है, ये थे 5 कोश। अब आगे बढ़ते हैं। Hierarchy and stages of happiness. Happiness can be understood through various stages or levels of fulfillment and well-being. While different frameworks exist, one common hierarchy is, मतलब बहुत तरह के फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक कॉमन हायरार्की क्या है? सबसे पहले हमें हैप्पीनेस कैसे कैसे मिल सकती है, किस किस क्या क्या करें जो हैप्पीनेस मिल जाए। ठीक है, सबसे पहले बेसिक नीड्स सेटिस्फैक्शन। Happiness often begins with meeting basic needs such as food, shelter, and safety. Without these, higher levels of happiness are difficult to achieve. सबसे पहले हमारी बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए। एक बार हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो गई तो फर्स्ट लेवल हमारा पूरा हो गया टुवर्ड्स हैप्पीनेस। ठीक है, फिर मटीरियल कंफर्ट। Once basic needs are met, happiness often progresses to enjoying material comforts like financial security, possessions, and a stable environment. उसके बाद में हमारी हैप्पीनेस कहाँ पे प्रोग्रेस करती है कि हम थोड़ा इन्जॉय कर पाएँ, लग्जरीज़ को इन्जॉय कर पाएँ। उसके बाद में जो थर्ड जो पार्ट आता है वो आता है सोशल एंड इमोशनल वेलबींग। मूविंग बियॉन्ड मटीरियल कम्फर्ट्स, हैप्पीनेस इन्वॉल्व्स रिलेशनशिप, लव एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग. This stage encompasses emotional stability, social connections and supportive relationships. फिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम सोशली और इमोशनली ना सही रहें। ठीक है, तो मटेरियल कंफर्ट्स के बाद में हैप्पीनेस क्या इन्वॉल्व करती है? रिलेशनशिप, लव,
कि हाँ, हम किसी के लिए कुछ मायने रखते हैं, वो वाली चीज़ें। और दिस स्टेज इंक्लूड्स योर इमोशनल स्टेबिलिटी, सोशल कनेक्शंस ऑल्सो, हमारे सोशल कनेक्शन अच्छे हों, गैदरिंग अच्छी हो, है ना? और हमारे जो रिलेशनशिप्स हों वो सब सपोर्टिव हों, हमारे लिए कंस्ट्रक्टिव वे में वर्क करें हमारी लाइफ के लिए, ना कि डिस्ट्रक्ट करें हमें। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है पर्सनल ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट। बियॉन्ड सोशल एंड इमोशनल नीड्स, हैप्पीनेस इंक्लूड्स पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड द परस्यूट ऑफ मीनिंगफुल गोल्स। हम पढ़ेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नेक्स्ट यूनिट में। This of this stage often involves finding purpose, developing talents and achieving personal aspirations. ये किससे रिलेटेड है? दिस स्टेज जो है ये इन्वॉल्व करती है हमारा जीने का पर्पस क्या है ना? हमारे अंदर टैलेंट्स क्या है और उनको डेवलप करना, ठीक है? अपनी ग्रोथ के लिए जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब पर्सनल ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट में आ जाता है। उसके बाद आता है ट्रांसेंडेंस, द हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस इन्वॉल्व्स, ये सबसे हाईएस्ट लेवल है हैप्पीनेस का, ट्रांसेंडेंस, ठीक है? थोड़ी सी आई थिंक गलत हो सकती है प्रोनाउंसिएशन, यू चेक इट, है ना? द ट्रांसेंड, the highest level of happiness involves experiences that transcend the self, such as spiritual fulfillment, altruism, and a sense of oneness with humanity for the or the universe, ठीक है? जब हम स्पिरिचुअली फुलफिलमेंट फील करते हैं, ठीक है, और एक वननेस फील करते हैं ह्यूमैनिटी के साथ और यूनिवर्स के साथ, तो ये वाली स्टेज आती है। दिस स्टेज ऑफन इन्वॉल्व्स अ डीप कनेक्शन टू समथिंग ग्रेटर देन वन सेल्फ। जब हम अपने से ज़्यादा सोचने लगते हैं, है ना, दूसरों के बारे में, दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, है ना, एनवायरनमेंट के बारे में, तब ये वाली स्टेज आती है। इसको समझना भी मुश्किल है, तो इस तक पहुंचना तो और भी मुश्किल है ना? These stages are not strictly linear, and individuals may move back and forth between them. Moreover, different people may prioritize these stages differently based on their values, culture, and life circumstances. Understanding these stages can help in cultivating happiness by focusing on aspects that contribute to well-being at each level. वैसे तो यही वाला पूरा वो है ना, ऑर्डर है। बेसिक नीड सेटिस्फेक्शन, फिर मटीरियल कंफर्ट, फिर सोशल एंड इमोशनल वेलबींग, पर्सनल ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट, और लास्ट में ट्रांसेंडेंस। पर लोगों के लिए इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ना, इनका जो ऑर्डर है ना वो डिफ़र करेगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए सोशल एंड इमोशनल वेलबींग सबसे पहले आए, फिर वो बेसिक नीड सेटिस्फेक्शन में जाएँ, ये भी हो सकता है, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल बी सून अपलोडिंग योर यूनिट 3 ऑल्सो, ठीक है? और अगर आपने 1 नहीं देखी है, फर्स्ट यूनिट की वीडियो नहीं देखी है, तो आप देख सकते हो जाके। अगर आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो अगर बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले ही देख रहे हो तो यू कैन डू वन थिंग, आप पढ़ सकते हो उसको, है ना, पॉज करके और वीडियो आगे बढ़ा बढ़ा के। थैंक यू।